जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस में बायोलॉजी से प्रश्न ठीक ठाक पूछे जाते हैं, आपको पता है। और उसमें कोशिका तो ऐसा टॉपिक है कि जिससे लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप 1 अक्टूबर 2023 का प्रश्न पत्र उठा के देखिए, एक ही शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न कोशिका यानी 10 सेल से पूछे गए हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका के बारे में। वीडियो लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या इसमें लगभग 100 प्रश्न हैं, तो भाई वीडियो तो लंबा होगा ही, जाहिर सी बात है। तो पूरे धैर्य के साथ शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी मैं आपको इसका प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी भी वक्त गवाए हुए। चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका यानी कि सेल कहलाती है। ध्यान देना है, सजीवों की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई सेल कोशिका कहलाती है। प्रश्न संख्या 2। कुछ इजी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको लगेगा कि बहुत इजी है, बेकार है आज का क्लास, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और धमाकेदार होंगे। हूबहू एग्जाम में लड़ेगा, डायरेक्ट लड़ेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज भी सेम रहेगा, देखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। जी हाँ, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 3। कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा? कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा? तो आंसर होगा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क कोशिका में। यहाँ 3 प्रश्न बन गया। कोशिका को कब खोजा गया? 1665 में। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। और कहाँ से खोजा? तो कार्क कोशिका से। लेकिन यह मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। तो एक प्रश्न और बनेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? आगे चलेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। किसने जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा अन्य जीवित कोशिका का पता लगाया? हम इसी की बात कर रहे थे। रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में कार्क कोशिका से कोशिका खोजा, वह मृत कोशिका थी। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की और साथ ही साथ जीवाणु प्रोटोजोआ की भी खोज करी थी ल्यूवेनहॉक। यह प्रश्न आपको पूछा गया है, यह प्रश्न पूछा गया है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? बिहार के एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न संख्या 5। कोशिका में केंद्रक किसने ढूंढा? अब पूछता है कि कोशिका में केंद्रक होता है कि नहीं? तो कोशिका में जाहिर सी बात है कि केंद्रक होगा। किसने ढूंढा इस कोशिका में केंद्रक को? रॉबर्ट ब्राउन ने। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोशिका में केंद्रक को किसने ढूंढा? रॉबर्ट ब्राउन ने। ईस्वी पूछे 1831। जी हाँ, 1831 में कोशिका में केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ढूंढा गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे। जी हाँ, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं लीजिए क्योंकि इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। तो क्यों स्क्रीनशॉट लेकर के फर्जी समय बर्बाद करना है? टेलीग्राम चैनल पर जाइए, निःशुल्क, वहाँ पीडीएफ आपको सारे वीडियोस का मिल जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट। चलिए, किसने यह बताया कि कोशिका का विभाजन पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है? बिरचौ ने। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले से जो कोशिका है, तो सेल डिवीजन जब होता है तो इसी कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो यह चीज किसने बताया कि भैया पहली कोशिका से ही दूसरी कोशिका का निर्माण होता है? मतलब पहले से जो कोशिका है उसी से नई कोशिका का, नए सेल का निर्माण होता है। तो बिरचौ ने। किसने? बिरचौ। कहीं बिरचाऊ मिलेगा, कहीं बिरचौ मिलेगा, चूंकि अंग्रेजी नाम है। तो भाई अब हम लोग हिंदी भाषी हैं तो नाम में थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ने में लगेगा। चलिए, सेल थियरी
यानी कि कोशिका सिद्धांत, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। सेल थ्योरी या कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान। पूछता है प्रश्न, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। जी हाँ, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जानते हैं क्या है? अंडा, शुतुरमुर्ग का। ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे सर अंडा, तो हाँ, वो केवल और केवल एक सेल है, एक कोशिका है, उतना बड़ा अंडा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। 11 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं। ओके, सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की तो तंत्रिका तंत्र, ध्यान रखना है, यह तंत्रिका कोशिका। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। अच्छा, मानव शरीर में तो कितने कोशिकाओं हैं? कई लाख और ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं वो केवल एक कोशिका से बने हैं। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि एक स्टिक लीजिए, स्टिक से आप गाल को खुरेचिए और उसको आप शीशे पर रखिए और देखिए सूक्ष्मदर्शी से, तो उसमें आपको बहुत सारे कोशिका दिखाई देंगे। अब हम बता रहे हैं कि एक कोशिका से ही जीव बन जाता है और एक कोशिकीय जीव उसको कहते हैं। अब एग्जामिनर आपसे इसी बात का फायदा उठाएगा कि भैया निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है या है? ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, पक्षी, आदमी, अमीबा और पैरामीशियम। ऐसे तो अमीबा और पैरामीशियम, यूग्लिना, तीनों जो हैं वह एक कोशिकीय जीव हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जो एक कोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जीव में आ जाएंगे मनुष्य, मेढक, केचुआ, आदमी, सब कुछ है ना, ये चीज, ये बहुकोशिकीय है। प्रश्न संख्या 14, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब केंद्रक और प्रो मतलब केंद्रक के पहले, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक विहीन कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। यह बिना केंद्रक झिल्ली का होता है, यह चीज आपको ध्यान देना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वह बिना केंद्रक झिल्ली का होता है, ध्यान देना है। चलिए, किसे कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान का जनक जो है वह रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसे? कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक। प्रश्न संख्या 16, किसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो वायरस, यानी कि विषाणु को सजीव और निर्जीव। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, सीधा पूछेगा एग्जाम में कि किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं? तो बताएंगे वायरस को, यानी कि विषाणु को। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर चल दें। वायरस निर्मित होते हैं, तो वायरस किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो वायरस न्यूक्लिक अम्ल से बनते हैं। किससे? न्यूक्लिक अम्ल से। यह डीएनए तथा आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है डीएनए और आरएनए से बना है और इसके चारों ओर प्रोटीन का लेयर यानी प्रोटीन का आवरण होता है वायरस के चारों ओर। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है? यहां से भी प्रश्न पूछे। देखिए, जहां कुछ अपवाद होगा एग्जामिनर बैठा रहेगा आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। आपको पता है कि बाकी सब कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन ही नहीं करते हैं। उनमें आता है वायरस, उनमें आता है वायराइड और उनमें आता है आरबीसी, है ना, और प्रियॉन भी आता है। ये चारों, इसके अलावा भी 1-2 हैं, इतना बस याद रखिए कि वायरस, वायराइड, प्रियॉन और आरबीसी। ये आरबीसी जो है यह कोशिका नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
अपवाद है। कोशिका का ये पूरी तरह से कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, ये भी ध्यान देना है आपको। आरबीसी लाल रक्त कोशिका, देखिए कहने को भले कहा जाए कि आरबीसी कोशिकाएं हैं, लेकिन सिद्धांत जो कोशिका का सिद्धांत है जो स्लाइडन और स्वान ने दिया है उसको फॉलो नहीं करता है ना, तो ये ध्यान देना है। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं की आकृति होती है, यानी कि आरबीसी की आकृति पूछता है कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है, तो वाई कॉनकेव, कैसे, वाई कॉनकेव इसकी आकृति होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो बोलिएगा हाँ पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक, इसमें अभी हमने चर्चा किया था कि प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक के पहले, केंद्रक इसमें अविकसित होता है, मतलब विकसित नहीं होता है, सीधा सा इसका ये मतलब है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है वह अविकसित होता है, डेवलप नहीं होता है केंद्रक, ठीक है ना। इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। इसमें केंद्रक अवयस्क होता है, अविकसित होता है, पूरी तरह से वयस्क विकसित नहीं होता है। इसमें समसूत्री विभाजन भी नहीं होता है, यह भी ध्यान देना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जा रही है, ध्यान समझिएगा। इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसमें केंद्रक अविकसित होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। इसमें समसूत्री विभाजन भी नहीं होता है, और इसमें जो श्वसन तंत्र होता है वह प्लाज्मा झिल्ली में होता है। और हम यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि उसमें जो श्वसन होता है वो कहाँ होता है, अभी जस्ट बताएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहाँ होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या समसूत्री विभाजन होता है, तो जी नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, तो बताइएगा अविकसित होता है, या कहीं कहीं आपको मिलेगा केंद्रक का अभाव होता है, यह भी ध्यान देना है। इसमें हरित लवक भी नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। इसमें, हाँ ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो 70S, जी हाँ 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें रिक्तिका भी नहीं होती है, अभी रिक्तिका के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें लैंगिक जनन भी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोशिका विभाजन जो होता है वह विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा, बिहार दरोगा में पूछा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन होता है मुकुलन और विखंडन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र होते हैं। तो ये तो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रॉपर्टी। अब यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। यह वेल डेवलप्ड कोशिका होती है, इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक इसमें पूर्ण विकसित होता है, ओके। विभाजन इसमें समसूत्री होता है। श्वसन तंत्र उसमें प्लाज्मा झिल्ली में था यूकैरियोटिक में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है श्वसन। प्रोकैरियोटिक में आरबीसी जो ये राइबोसोम्स था वह 70S था, और इसमें यूकैरियोटिक में 80S होता है राइबोसोम। उसमें रिक्तिका नहीं था, इसमें रिक्तिका होगा। उसमें लैंगिक जनन नहीं था, इसमें लैंगिक जनन होगा। कोशिका विभाजन उसमें समसूत्री नहीं था, इसमें समसूत्री अर्धसूत्री दोनों तरीके से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक गुणसूत्र था, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो केवल पादप कोशिका। भित्ति मतलब आप जब पेड़ देखते हैं, पादप मतलब पेड़, ठीक ना, पेड़ से उसको जोड़िए। पेड़ देखते हैं तो उसके बाहर मोटी लेयर रहती है, चपटी चपटी मोटी लेयर रहती है कि नहीं, छाल जिसको कहते हैं, वही है कोशिका भित्ति। लेकिन मनुष्य में या जीवों में, जंतुओं में क्या छाल पर है वैसा मोटा छाल लकड़ी की तरह, नहीं ना। तो यहाँ कोशिका झिल्ली होती है, भित्ति नहीं होती है। तो पूछता है एग्जामिनर कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका में, ध्यान देना है। थोड़ा मैं पानी पी लूँ, है ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो पानी का सेवन करते रहिए आप लोग भी। चलिए दोस्तों, हम 22 नंबर प्रश्न आपने जाना कि कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अच्छा हाँ,
अगर आपसे ये पूछ दे कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तब ये मत कहिए कि केवल जंतु कोशिका में, कोशिका झिल्ली दोनों में होगा, भित्ति केवल पादप कोशिका में होगा, यह ध्यान दीजिए। हरित लवक केवल पादप में। अरे जोड़िए, रिलेट करिए कि हरा, हरित से हरा, पेड़ पौधा हरा होता है, जंतु हरा नहीं होता है, बस ऐसे जोड़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। राइबोसोम जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में होता है। राइबोसोम जो होता है वह दोनों में होता है। लाइसोसोम ये भी दोनों में होता है, लाइसोसोम भी दोनों में, जंतु और पादप में भी, राइबोसोम भी दोनों में। पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ध्यान दीजिएगा। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका, हमने भित्ति के बारे में भी बताया कि जो छाल है, बाहरी परत है, वह किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। वहीं जीवाणु की कोशिका भित्ति तो पेप्टोग्लाइकोन या पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है, जीवाणु की। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की और जीवाणु की पेप्टाइडोग्लाइकोन की। आगे चलिए, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की या ग्लूकोसेमिन की, और शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसेकेराइड की। चारों याद रखिए, पूछता है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं। शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसेकेराइड की, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की या ग्लूकोसेमिन की, और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की, और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। याद करिएगा, पादप सेलुलोज, पा से लिख लीजिए, पा से, देखिए हम लिख देते हैं, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। आगे देखिए, जीवाणु की, तो जीवाणु की अगर जीवाणु भी पूछे तो पेप्टाइडोग्लाइकोन, और कवक की काइटिन या ग्लूकोसेमिन की, और शैवाल की ग्लाइकोप्रोटीन, शैवाल की तो ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे पा से का ऐसे करके याद करें। देखिए भाई, एग्जाम में आपको मिलान कराने के लिए दे देगा, निम्न में से पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, दे देगा ऑप्शन पॉलीसेकेराइड, काइटिन, सेलुलोज, तो फंस जाएंगे। चलिए 31 नहीं 32 नंबर। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका के सभी अंगक एक पतले आवरण के द्वारा घिरे होते हैं, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, आपसे ये पूछेगा कोशिका के सभी अंगक एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, उस झिल्ली का नाम है, ऑप्शन दे देगा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति, ऐसे करके। तो प्लाज्मा झिल्ली ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली इसी का नाम है। यह बना किसका होता है प्लाज्मा झिल्ली? तो प्रोटीन या लिपिड का बना होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्लाज्मा झिल्ली बना होता है प से प्लाज्मा और प से प्रोटीन या लिपिड का। ओके, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 34, प्लाज्मा झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती है? तो वायरस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि यह कोशिका सिद्धांत का फॉलो नहीं करता है, सिद्धांत को पालन नहीं करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली वायरस में नहीं पाई जाती है, ध्यान देना है। कोशिका में केंद्रक, अभी हमने पहले भी इसको पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा था। कोशिकीय क्रियाओं का कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है? कोशिकीय क्रियाओं का कंट्रोल रूम या कंट्रोल सेंटर जो है वह केंद्रक को कहा जाता है, ध्यान देना है। कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है। कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह क्या कहलाता है? तो केंद्रक कहलाता है, ध्यान देना है। चलिए 38 नंबर, केंद्रक कला में कितने झिल्ली होते हैं? झिल्ली से प्रश्न बनता है भाई साहब। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली का होता है? ये केंद्रक कला कितनी झिल्ली का होता है? तो केंद्रक कला दोहरी झिल्ली का होता है। केंद्रक कला दोहरी झिल्ली, याद रखिएगा। गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है? तो गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन, ध्यान देना।
40। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर जिस पॉइंट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेंट्रोमेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमेयर। गुणसूत्र का अंतिम छोर क्या कहलाता है? तो गुणसूत्र का अंतिम छोर टेलीमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? टेलीमियर। गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण, तो गुणसूत्र का जो सबसे बाहरी लेयर है वह पेलिकल कहलाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, शानदार प्रश्न बनेगा। नहीं पढ़ेंगे तो पीछे हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो आगे हो जाएंगे। मर्जी आपकी, आगे रहना है भीड़ में या सबसे पीछे, आपके हाथ में निर्णय है। अगर पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। तो पेलिकल से जो घिरा हुआ होता है भाग, उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान देना है। मानव में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? जोड़ा पूछ रहा है, फंस जाते हैं बच्चे यहां भी। अगर पूछ दे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या, तो होगा 46 यानी कि 46। और अगर पूछ दे कि मानव में कितने जोड़ा गुणसूत्र, तो जोड़ा मतलब 2 गो, तो कै जोड़ा? 23 जोड़ा। ध्यान देना है। चलिए आगे। 45। लड़की होने के लिए गुणसूत्र, देखिए लड़का और लड़की, जब बच्चा पैदा होता है तो यह निर्धारित कैसे होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा? तो समझिएगा, जरा पास आ जाते हैं। जब 22 जोड़ा गुणसूत्र और प्लस X और X दोनों गुणसूत्र अगर शामिल होता है, यानी कि 23 जोड़ा में 22 जोड़ा ये वाला गुणसूत्र और जो 23वां जोड़ा होगा वह 23वां दोनों जोड़ा X होगा, तो लड़की पैदा होगी। और लड़का कैसे पैदा होगा? 22 जोड़ा गुणसूत्र प्लस जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होगा वह X और प्लस Y ये होगा, तब लड़का पैदा होगा। अच्छा, बहुत सारे जगह पर हमने देखा है कि अगर लड़की पैदा होता है, किसी के यहाँ लड़की जन्म लेती है, तो उसके घर वाले औरत को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाइए, यह जो मन में बना हुआ है लोगों का, यह शिक्षा के अभाव के कारण है। जो शिक्षित है उसको पता है कि लड़का लड़की उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? वह पुरुष ही होता है, क्योंकि पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वह X और Y, 23वां जोड़ा जो होता है वह X और Y होता है। अब 23वां जोड़ा गुणसूत्र से अगर केवल X जाकर के महिला के साथ जुड़ता है तो लड़की पैदा होगी, और आपका अगर Y वाला गुणसूत्र जाकर के जुड़ता है तो लड़का पैदा होगा। तो जिम्मेदार तो आपका हुआ ना कि आपका Y गुणसूत्र गया कि X गया, लेकिन प्रताड़ित किसको किया जाता है? महिला को, कि यही है लड़की खाली पैदा कर रही है। लेकिन भूलते हैं कि भैया कमी क्या, इसमें कमी की क्या बात है भाई? इसमें कमी की कोई बात ही नहीं है। ये तो बैलेंस होता है, लड़का लड़की पैदा होना, ये तो बैलेंस होगा तभी तो। नहीं तो खाली अगर लोग सोचेंगे कि लड़का पैदा हो तो फिर कहाँ शादी कहाँ करेंगे, फिर सृष्टि बढ़ेगी कैसे? सब लोग यही चाहते हैं लड़का हो लड़का हो। तो कमी मत कहिए इसको। जिम्मेदार कौन है लड़का लड़की उत्पन्न के लिए? लड़का। ये ध्यान दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा इस क्लिप को काट करके लोगों के बीच, कि जो समाज में यह अफवाह है इसको दूर करें। समझ गए? चलिए, डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है वह केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। 47 नंबर, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने प्रस्तुत की? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक, पूरा नाम फ्रांसिस क्रिक, इससे भी पूछे तो 1953। डीएनए की द्विकुंडली संरचना जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक। डीएनए द्विकुंडली संरचना है, आरएनए सिंगल कुंडली का है। तो यह भी पूछता है कि इनमें से कौन सा द्विकुंडली संरचना है, डीएनए या आरएनए? तो बताएंगे डी, मतलब डी से डबल यानी द्विकुंडली, आरएनए सिंगल, ऐसे करके याद करिए। डीएनए का कार्य क्या होता है? तो
अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, अनुवांशिक जो सूचनाएं हैं उसको ट्रांसफर करना। चलिए 50 नंबर, आरएनए का कार्य। तो आरएनए का जो कार्य है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का कार्य है, ध्यान दीजिएगा। डीएनए का आनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना। आरएनए का प्रोटीन का संश्लेषण करना, ध्यान दीजिएगा। चलिए 51, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को मिलाकर ही जीव द्रव्य का निर्माण होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मिलने से निर्माण होता है किसका? तो बताएंगे जीव द्रव्य का या प्रोटोप्लाज्म का, ध्यान देना है। 52 नंबर, गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो इटली के महान वैज्ञानिक कैमिलो गाल्जी। किसने? कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी, गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण की। समझ गए? चलिए, किसे कोशिका का मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर कहा जाता है? कोशिका का मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर। तो गाल्जी बॉडी को, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये वाला। किसे कोशिका का मैन्युफैक्चरिंग एवं शिपिंग सेंटर कहा जाता है? गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय, एक ही चीज है। पादप कोशिका में गाल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? तो पादप कोशिका में गाल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम या डिक्टोसोम कहा जाता है। यहां से दो चीज क्लियर हो गया, पादप कोशिका में भी गाल्जी बॉडी पाया जाता है। अब पूछ दे कि गाल्जी बॉडी पाया जाता है तो बताएंगे पादप में भी पाया जाता है। गाल्जी बॉडी किस में नहीं पाया जाता है ये पूछता है, तो गाल्जी बॉडी नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाएगा, जीवाणु में नहीं पाया जाएगा, और जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, उसमें भी नहीं पाया जाएगा गाल्जी बॉडी। 3 में नील हरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, याद रखना है। अच्छा, कमेंट करिएगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, है ना। चलिए आगे 56 नंबर, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? तो लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है, जिसे लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो लाइसोसोम में एंजाइम होता है, तो पूछता है कि उस एंजाइम की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन दे देगा कि लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो कहेंगे सर ये तो बहुत डीप में पूछता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़े हैं तो ये वाला समस्या नहीं आने देंगे। तो लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, खट्टा टाइप का, ठीक। किसे आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम को या लाइसोसोम एक ही चीज है, रुका नहीं है वीडियो, सुसाइड बैग कहा जाता है, या कि कोशिका का आत्मघाती थैली, ऐसे करके याद रखिएगा। इसका कार्य क्या है? तो मृत कोशिका का निवारण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। मृत कोशिका का निवारण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता, ध्यान रखिएगा। चलिए 59 नंबर, लवक में कितने झिल्ली होते हैं? तो लवक में दोहरी झिल्ली, लवक को ही कहते हैं, इसमें दोहरी झिल्ली होता है, ध्यान दीजिएगा। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक जो है वो 3 प्रकार का, कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, 3 लवक हैं। किसे पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है? तो ये तीसरा प्रकार का जो लवक है क्लोरोप्लास्ट, इसे ही पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, यानी कि पादप कोशिका का किचन। किसे प्लांट सेल का किचन भी कहा जाता है? तो बताएंगे क्लोरोप्लास्ट। जैंथोफिल किस कलर का वर्णक है, किस कलर का पिगमेंट है? तो जैंथोफिल
पीले कलर का पिगमेंट है, ध्यान देना है। आगे चलते हैं 63 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। अभी आप 63 क्वेश्चन पर आए हैं, अभी कम से कम 30 से 35 प्रश्न और होंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जितना ज़्यादा करिए एग्जाम में उतना ही लाभ होने वाला है आपको। अब बचने की कोशिश करिएगा कि कम से कम समय में ज़्यादा, तो भाई वो चीज़ नहीं, कम पढ़ के कम ही कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से परीक्षा में सॉल्व होगा? नहीं होगा ना। 63 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो रिचर्ड आल्टमैन ने की है 1890 में। किसने? रिचर्ड आल्टमैन ने 1890 में। पानी पीते रहिए दोस्तों बीच बीच में, क्योंकि पानी की कमी ना हो पाए। आपको पता है कि गर्मी जो है वो 47 डिग्री 46 डिग्री पार कर जा रहा है, और ऐसे में अगर पानी का सेवन नहीं किया जाए तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो आप लोग भी पानी का सेवन करते रहिए। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को तो खोजा 1890 में, लेकिन नाम क्या दिया उसको? तो उसको नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम किसने दिया भाई? जब कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा आल्टमैन ने और नाम दिया बायोप्लास्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? अगला क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, बेंडा, जी हाँ, कार्ल बेंडा ने उसको जो है नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी झिल्ली पूछेगा तो दोहरी झिल्ली। बताया था लवक में कितना झिल्ली, तो लवक में भी दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली। ये दोनों झिल्ली वाला प्रश्न याद रखिएगा, पूछता है। 67 नंबर, किसे कोशिका का पाचन तंत्र भी कहा जाता है? कोशिका का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो यह भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कोशिका का पाचन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया, और श्वसन कहाँ होता है? तो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ध्यान दीजिएगा। एक ग्लूकोज अणु के टूटने पर कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? एक ग्लूकोज के अणु टूटते हैं तो कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो 36। कितने? 36 अणुओं का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन जो है वह कितना % होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन जो है वह लगभग 65% होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में फास्फोलिपिड वह 25%। दोनों महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन 65% और फास्फोलिपिड 25%। और माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य, तो कोशिका हेतु ऊर्जा उत्पादन करना। क्या करना? ऊर्जा उत्पादन करना इसका कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि पाचन होगा, यहाँ श्वसन होगा, तो ऊर्जा भी यही उत्पन्न होगा, तो ऊर्जा उत्पन्न करना इसका कार्य होता है। राइबोसोम का कार्य, तो अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि राइबोसोम का कार्य जो है वह प्रोटीन का निर्माण करना होता है। राइबोसोम्स अभी हमने बताया था कि यह दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक दोनों में। इसका मुख्य कार्य आपने जान ही लिया, अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। 76 नंबर प्रश्न, कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन पूर्ण करने में मानव को कितना समय लगता है? कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन को एक राउंड पूरा करने में मनुष्य को कितना समय लगता है? मानव को तो 24 घंटा का समय लगता है। कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। चलिए 77, कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। चलिए, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो अभी हमने चर्चा किया था कि क्लोरोप्लास्ट है, यह केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। एक और मैं बताया था, कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट भी केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। वीडियो रुका नहीं है, सोचिए मत। 79 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो जीवित अंश है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 80। अच्छा, थोड़ी सी मैं इससे हट के बात कर लूं।
मैं एक सोच रहा हूं कि 4-5 घंटे का एक मैराथन क्लास आपको दूं, पॉलिटी का दूं, हिस्ट्री का दूं, ज्योग्राफी का दूं, 3 सब्जेक्ट का कम से कम दूं। तो आप लोग की क्या राय है? क्या 4 घंटे का जो मैराथन क्लास है वो आपको चाहिए या कम समय का चाहिए? मुझे लगता है कि 4 घंटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, तो थोड़ा सा समस्या है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो अच्छा देखिए, एक चीज़, मैराथन क्लास केवल और केवल रिवीजन के लिए होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि उससे सब कुछ, वो बस रिवीजन के तौर पर उस क्लास को किया जाता है। तो यह मैराथन क्लास मैं दूंगा 3 घंटे 4 घंटे का। आप लोग कमेंट करिएगा कि चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो मैं बहुत ही ऊर्जा के साथ और फिर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। 80 नंबर, जीव द्रव्य निर्मित होता है, अभी आपने देखा, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग से। जीव द्रव्य कैसे बनता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग से। 81, किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो आरबीसी में नाभिक नहीं होता है, ध्यान देना है। 81, किसे कोशिका का आत्मघाती बैग भी कहता है? या अभी आपने पढ़ा था कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो उसी को आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। अभी आपने पढ़ा कि श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऊर्जा का उत्पादन कौन कर रहा है भाई पादप कोशिका में? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे कर रहा है? श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके। मानव शरीर में उपस्थित कौन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव कोशिका में देखिए बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस प्रश्न बनता है इससे कि निम्न में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा? ऑप्शन देगा आरबीसी, आरबीसी ही लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। 85, न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए तो वैसे न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए पाया जाता है, और वो कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत प्रश्न बना है, कम से कम इस वीडियो का 5% माइटोकॉन्ड्रिया से प्रश्न होगा, है ना? या 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्या डीएनए में उपस्थित रहता है लेकिन आरएनए में नहीं? क्या चीज़ है भाई जो डीएनए में तो रहता है लेकिन आरएनए में नहीं? तो वह है थायमिन। थायमिन जो है वो डीएनए में तो रहता है लेकिन आरएनए में नहीं रहता। अब ऑप्शन देगा आपको, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, निम्न में से कौन डीएनए में तो है लेकिन आरएनए में नहीं है? तो बताएंगे थायमिन। सर ने पढ़ाया था, ऐसे बोलिएगा। आरएनए का प्रारंभिक कार्य, तो आरएनए का जो प्रारंभिक कार्य है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का प्रारंभिक कार्य है। एक चीज मैं और बता दूं, अब तक मेरा YouTube पर यह सबसे लंबा वीडियो होगा, वह केवल और केवल बिहार पुलिस वाले बच्चों के लिए है। अब आपको पता है कि ड्यूटी करने के बाद प्रतिदिन 3 वीडियो आप लोग के लिए तैयार करना, वीडियो अपलोड करना, बहुत अकेला आदमी हूँ मैं, अकेला आदमी हूँ, कोई नहीं है हमारे साथ, अकेला आदमी हूँ और इतना करता हूँ आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग क्या है कि कान में डाले हैं सरसों तेल और वीडियो को शेयर भी नहीं करते, कमेंट तक नहीं करते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है। अरे क्या दुश्मनी है? इतना बुरा तो नहीं पढ़ाता हूँ भाई आप लोगों को। तो अगर थोड़ा सा कमेंट कर दे, देखिए कुछ होता नहीं है कमेंट करने से, बस मुझे अच्छा लगता है कि चलिए हम जिनके लिए कार्य कर रहे हैं वो मेरे साथ हैं, तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, फिर अंदर से ऊर्जा मिलता है कि नहीं इनके लिए तो समर्पित है। तो कम से कम कंजूसों कमेंट कर दिया करो आप लोग, है ना? इतना कंजूस मत बनो, एक कमेंट ही तो मांग रहा हूँ, कर दिया करो कमेंट कि कैसा लगता है। चलिए 88 नंबर, डीएनए की द्विसूत्री संरचना। अच्छा अभी हमने बताया था डीएनए में द्विसूत्री संरचना, डी से डबल, और आरएनए में सिंगल सूत्री संरचना। तो यह है द्विसूत्री संरचना। यह किसने बताया था? पहले भी बताए हैं, वाटसन और क्रिक ने, है ना? सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया? तो डीएनए को अलग करने वाला फ्रेडरिक मीसर। कौन था? फ्रेडरिक मीसर था। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, डीएनए के 2 स्टैंड
किस प्रकार से बंधे होते हैं। डीएनए के जो द्विकुंडली संरचना है, तो जो स्ट्रैंड होते हैं वो कैसे बंधे होते हैं, तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किस बॉन्ड के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये दोनों बंधे होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 91, बढ़िया प्रश्न है। वायरस यानी विषाणु में निम्न में से कौन एक विशेषता नहीं पाई जाती है? तो वायरस में कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि विषाणु जो है यह कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं है, कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है, तो इसमें कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीव द्रव्य है। किसने? हक्सले ने। किसने? हक्सले ने माना है। 93 नंबर, पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो हरित लाभक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 94, कोशिका झिल्ली बनी होती है, यह भी रिपीटेड प्रश्न है, तो प्रोटीन व लिपिड का बना होता है। और 95 नंबर, कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता? यह भी रिपीटेड प्रश्न है। समझिए कि ये 3 प्रश्न आपको रिपीट हुआ मिल गया। तो अभी हमने बताया कि विषाणु जो है यह आपका कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। थोड़ा सा पानी पीने, प्यास लग रही है। हाँ, तो 95 क्वेश्चन थे दोस्तों जो कोशिका से थे। और यह देखिए केवल बिहार पुलिस में ही नहीं, ये आपको सब में काम आएगा। लेकिन चूंकि मैं बिहार पुलिस का क्लास करा रहा हूं, तो बिहार पुलिस वालों के लिए समर्पित है। अगर चाह रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन लेना है, तो भाई साथ मत छोड़िएगा। बहुत दमदार कंटेंट आप लोग को दूंगा, बहुत दमदार कंटेंट दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसका पीडीएफ की। इसका पीडीएफ आपको कैसा मिलेगा? तो आप अगर पुराने हैं हमारे व्यूअर, तो आपको पता है पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाइए। टेलीग्राम में इस वीडियो को देखने के 2 से 3 घंटे के बाद आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। इसका ही नहीं, जितने वीडियोज मैं करा रहा हूँ पीडीएफ के द्वारा, सबका पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगा। कोई चार्ज नहीं, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं मेरे द्वारा लिया जाता है। वहाँ आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, 2-3 बातें और फटाफट वीडियो को समाप्त करूँगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि लगी तो कमेंट कर दीजिएगा बिना हिचक बेहिचक कि सर फला क्वेश्चन में डाउट है कि नहीं। बाकी आप लोग के लिए सदैव टेलीग्राम खुला है। कोई पर्सनल समस्या या कोई मैसेज करना हो तो टेलीग्राम पर आकर के कमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं, कि सर फला समस्या है, ये वो जो भी हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। इसको देखिए, अपने दोस्तों के बीच अगर चाह रहे हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।